और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से। गाजियाबाद में बिजली का झटका लगने से 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा तब हुआ जब बारिश की वजह से एक दुकान की टिन शेड में करंट आ गया और जिसकी चपेट में 2 बच्चों समेत 4 लोग आ गए। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां पर गाजियाबाद में बिजली का झटका लगने से 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसा तब हुआ जब बारिश की वजह से एक दुकान पर टिन शेड में करंट लग गया और जिसकी चपेट में आने से 2 बच्चों समेत 4 लोग आ गए और 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हुई है, यानी कि कुल 6 मौतें हुई हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। दीपक विष्ट हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी तक जानकारी के मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल है, एक महिला है और एक पुरुष है। पुलिस के मुताबिक 4-5 लोग वहां पर खड़े थे और टी शर्ट में अचानक करंट आया था, क्योंकि काफी सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसके बाद राकेश मार्ग पर यह हादसा हुआ है। और इस हादसे के बाद सभी को अस्पताल ले जाएगा, जिसमें 2 मासूम बच्चे हैं, सुभी और एक उसकी बहन है सिमरन। उनकी उम्र 11 साल और 3 साल है, जबकि महिला जानकी की उम्र 35 साल है। इन सभी की मौत हो चुकी थी और जिसके बाद एक और शख्स जिसका नाम लक्ष्मी शंकर है, उसकी भी मौत हुई है। पुलिस का कहना है कि अब तक 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक शख्स अभी गंभीर रूप से घायल है, क्योंकि जैसे ये करंट आया था उस पूरे मामले की जांच की जा रही है। क्योंकि जो टी शर्ट है, उस वक्त तेज बारिश हो रही थी, ये लोग टी शर्ट के पास खड़े थे और उसी दौरान ये करंट आया था। तो अब पूरे मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि परिवार जो है पूरा एक परिवार यहाँ पर करंट लगने से खत्म हो चुका है और आसपास के लोग जो वहाँ पर पुलिस की कार्रवाई में पुलिस उनसे बयान ले रही कि क्या वक्त का हादसा था, कितने बजे का था, और यही वजह है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। बिल्कुल, यानी कि पूरे मामले की अब जांच हो रही है। 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि गाजियाबाद में बिजली का करंट लगने से 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हुई है। देश के 3 राज्यों में बिजली का बड़ा संकट पैदा हो गया है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार, जहां लोगों को बिजली की कटौती का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि कोयले की सप्लाई में कमी होने की वजह से मध्य प्रदेश में बिजली की पैदावार कम हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में कोयले की सप्लाई कम होने के पीछे कोल इंडिया का राज्य सरकार पर 900 करोड़ रुपए का बकाया बताया जा रहा है। मतलब ये कि राज्य सरकार ने 900 करोड़ रुपए कोल इंडिया को नहीं दिए हैं, इसलिए कोयले की सप्लाई में कटौती की गई है। हालात राजस्थान के भी ऐसे ही हैं, जहां गांव और कस्बों में रोज 5 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है और शहरों में भी लोगों को घंटों की बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। खबर है कि कुछ तो थर्मल पावर प्लांट ऐसे हैं जहां कोयले का स्टॉक केवल 2 दिन का ही बचा है। मतलब अगर सप्लाई ना हुई तो बिजली की किल्लत और भी बढ़ जाएगी। और बीडी कल्ला साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऊर्जा मंत्री हैं राजस्थान के। सर, आखिर बिजली संकट को खत्म करने के लिए सरकार अब क्या कदम उठा रही है? देखिए, हमारे पास 3-4 रोज पहले कोयले की आपूर्ति न होने के कारण काली सिंध वगैरह हमारे जो कारखाने बंद थे, उसको हमने प्रारंभ कर दिया है। 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन वहाँ पे शुरू हो गया है। सूरतगढ़ की 8वीं इकाई जिसको हमने सिंक्रोनाइज किया था, वहाँ पर भी 660 मेगावाट बिजली का हमने जनरेशन शुरू कर दिया है। और छबड़ा की 2 इकाइयाँ जो तकनीकी कारणों से बंद थी, वहाँ पर भी 930 मेगावाट का हमने जनरेशन शुरू कर दिया। इस प्रकार अभी 2-3 रोज से हमारे यहाँ स्थिति संभली हुई है, लेकिन कोयले की आपूर्ति समय पर होना आवश्यक है। मैं अभी दिल्ली गया था और वहाँ पर कोल इंडिया के अधिकारियों से इनसे हमारी बातचीत हुई। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी वहाँ थे। हमारे को 4.5 रैक प्रतिदिन कोल इंडिया की 2 कंपनियों के माध्यम से कोयला मिलना चाहिए और पिछले कई लंबे अरसे से हमको 3 रैक दे रहे थे। इसके कारण से मांग और आपूर्ति में काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ गया था। कुछ कोयला खदानों में पानी भरने के कारण भी कोल इंडिया ने कहा था कि वहाँ हमको दिक्कत है। हमने कहा आप हमको जहाँ खदानों में पानी नहीं है वहाँ से आप दें, तो उन्होंने कहा वहाँ शायद रैक उपलब्ध नहीं होगा, रेलवे की फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं मिल पाए। तो हमने कहा हम रोड ट्रांसपोर्ट से ले जाएंगे, हमको कोयला दीजिए। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम कोयला देंगे। और अभी 2-3 रोज से हमें 3 की जगह 4 रैक कोयला मिलने लगा है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम कोयले की आपूर्ति यदि सही रहेगी तो राजस्थान
बिजली के मामले में आत्मनिर्भर है। हमारी सरकार के आने के बाद हमने 3000 मेगावाट नई बिजली का जनरेशन यहाँ पे 2.25 साल में किया है, और पिछली सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए जो उत्पादन निगम को डिस्कॉम के माध्यम से देने चाहिए थे वो उधारी रखी, उसके कारण ब्याज का मीटर बढ़ गया था। हमने कोल इंडिया की दोनों कंपनियों के आउटस्टैंडिंग भी काफी चुकाए हैं। जी, और आप कल्ला जी, जानते हैं लेकिन कि यहाँ पर ये कहा गवर्नमेंट टू जा रहा है गवर्नमेंट काम चलता रहता है हमारे यहाँ कई बार जी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 ही दिन की बिजली 2 ही दिन का कोयला बचा है, तो कितनी बड़ी चुनौती की तरह लेते हैं आप इसको, और राजस्थान सरकार कैसे इससे निपटेगी? देखिए, हम 10 रैक कोयला जो है पारसा से हमको जो कोल ब्लॉक मिला हुआ है उससे हमारे पास आ रहा है, और हम आज ही मैंने मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को भूपेंद्र सिंह जी यादव एनवायरनमेंट मिनिस्टर भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है सवेरे सवेरे कि हमारे पास पारसा में जो दूसरा ब्लॉक है कोल का उसका बायोडाइवर्सिटी क्लियरेंस यदि वो दे देंगे तो आने वाले वक्त में हम उस ब्लॉक से भी कम से कम 7-8 रैक कोयला प्राप्त कर सकेंगे। और कोल इंडिया हमको बराबर यदि एग्रीमेंट के आधार पर कोयला देता रहेगा तो राजस्थान में हम बिजली की आपूर्ति में कोई कमी नहीं रखने देंगे। आने वाले वक्त में हम 2024 तक सौर ऊर्जा से यानी हमारे सोलर एनर्जी के माध्यम से 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन 2024 तक कर लेंगे, ऐसा हमारा लक्ष्य है। अभी हमारे पास 23,000 मेगावाट बिजली पूरे राजस्थान में सोलर, विंड, इंटरस्टेट हमारे जो समझौते हैं और हमारे एनटीपीसी वगैरह के माध्यम से बिजली मिल रही है, उसको मिलाकर के 23,000 मेगावाट बिजली है और हम आत्मनिर्भर हैं। लेकिन कोयले की आपूर्ति आप जानते हैं, कोयले का राष्ट्रीयकरण भारत सरकार कर चुकी है, इसलिए कोयले की आपूर्ति तो भारत सरकार को ही समय पर करनी होगी, तब जाकर के हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और सभी जगहों के जो कल कारखाने हैं वो चल पाएंगे। इसके लिए कोल इंडिया को हमने सतर्क किया है और प्रहलाद जोशी जी से भी मेरी टेलीफोन के माध्यम से बात हुई है। वो उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि आपको कोयले की आपूर्ति हम बरकरार रखेंगे और जो पिछला गैप रहा है उसको हम जैसे 4 रैक की जगह हम कभी 5, कभी 6, कभी 7 इस प्रकार से आपको कोयले की रैक प्रदान करेंगे ताकि आप यहाँ पे वापस पुनः स्टॉक कोयले का बढ़ता रहे और बिजली के उत्पादन में कहीं कोई कमी नहीं रहे। बिल्कुल, यानी कि तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन अगर फिलहाल जो स्थिति है वहां पर कितने घंटे की बिजली लोगों तक पहुंच पा रही है? शहरी इलाकों की बात की जाए या फिर गांव में अभी कितने घंटों की बिजली मिल पा रही है? कल्ला जी, देखिए, हम 6 घंटे गाँव में कृषि बिजली देते हैं और 24 घंटे जो है गांव और शहर के कंज्यूमर्स को बिजली देते हैं। ये बात सही है कि कोयले की आपूर्ति के कारण पिछले दिनों में कुछ जगह हमने कटौती की, लेकिन कुल मिलाकर के उसका कारण हम नहीं थे, हमारे पास कोयले की कमी थी, उसके कारण से लोगों को दिक्कत हुई। उसके लिए हमने लोगों को सूचित भी कर दिया। आगे भी हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारे पूरे कारखाने कोयले की आपूर्ति के कारण डिस्टर्ब नहीं हो। इसीलिए हम पारसा में जो सेकंड ब्लॉक है उसकी बायोडाइवर्सिटी का क्लियरेंस ले रहे हैं, उससे हमको 8-9 रैक कोयला बराबर रोज मिलता रहेगा। 10 रैक हमको पहले से मिल रही है, 4.5 रैक जो है हमको कोल इंडिया की 2 कंपनियों से मिल रहा था, वो 3 रैक ही बराबर मिल पा रही थी, जिसके कारण से ये काफ़ी बड़ा गैप हो गया। 1 महीने में 45 रैक की कमी हो गई थी तो ये जब सारी चीज़ें कोयले की आपूर्ति पूरी हो जाएगी ना तो राजस्थान में बिजली के उत्पादन में कोई कमी नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, हमने 3.25 साल में 3,000 मेगावाट बिजली पैदा की है, जो पिछली सरकार ने 5 साल में नहीं की। बिल्कुल, और आगे कोशिश की जा रही है आपकी सरकार द्वारा कि बिजली आपूर्ति की जाए। बीडी कल्ला साहब, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। और बड़ी खबर अब अफगानिस्तान से आ रही है, जहां की पंजशीर घाटी पर कब्जे की लड़ाई तेज हो गई है। अमेरिकी फौज की वापसी के साथ ही तालिबान ने अपना पूरा फोकस पंजशीर प्रांत पर कब्जे में लगा दिया है। हालांकि पंजशीर में तालिबान पस्त नजर आ रहा है। तालिबान की एक लड़ाका टुकड़ी कल से ही पंजशीर इलाके में घुसने की कोशिश कर रही है, मगर उसे कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। नॉर्दर्न अलायंस के गढ़ पंजशीर में तालिबान को मुंह की खानी पड़ी है। खबर है कि एनआरएफ के लड़ाकों के साथ हुई झड़प में कई दर्जन तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं। इतना ही नहीं, तालिबान लड़ाकों की तरफ से पंजशीर में एक पुल उड़ाने की भी खबर है।
खबर है कि पंजशीर पर कब्जे के लिए तालिबान ने अपने लड़ाकों की फौज भेजी थी, जिसका पंजशीर में मौजूद एनआरएफ यानी कि नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। दावा किया जा रहा है कि इस लड़ाई में दर्जनों तालिबानी लड़ाके मारे गए और इतने ही घायल भी हुए हैं। पूरे अफगानिस्तान में सिर्फ पंजशीर तालिबान के कब्जे से दूर है। यहाँ पर नॉर्दर्न अलायंस अहमद मसूद की अगुवाई में तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, यानी कि तालिबान की नजर अब केवल और केवल पंजशीर इलाके पे है। और नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, और क्या अपडेट आ रही है? अब देखिए, अमेरिका छोड़कर चला गया है और पूरा फोकस अब तालिबान ने अपना पंजशीर में कर लिया है। देखिए, तालिबान को लगता है कि पिछली बार की तरह पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस को जिंदा न रहने दिया जाए और इसीलिए तालिबान की कोशिश है कि पंजशीर में अपनी हुकूमत को कायम किया जाए, कब्जा किया जाए, जो कि एक राज्य है जिस पर अब तक तालिबान का कब्जा नहीं है। दूसरी अहम बात यह है कि पंजशीर पर कब्जा आसान नहीं होगा तालिबान के लिए, क्योंकि पूरा राज्य जो है वो दुर्गम पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एक रास्ता है जिससे होकर तालिबान के लड़ाके वहां पहुंच सकते हैं। हालांकि ब्लॉकेड किया है तालिबान के लड़ाकों ने, लेकिन पंजशीर में जो नॉर्दर्न अलायंस की लड़ाके हैं, लड़ने वाले हैं, जो अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी भी बताते हैं अफगानिस्तान के लिए, उनका वो लोग थोड़े से रणनीतिक तौर पे अच्छे पोजीशनिंग में होते हैं। इस तरह की लड़ाई होती है तो यही वजह है कि दर्जन भर लड़ाके अब तक जो है तालिबान के मारे जा चुके हैं। कईयों को गिरफ्तार किया है नॉर्दर्न अलायंस के लोगों ने, तो इसलिए तालिबान के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन तालिबान का मकसद है कि पंजशीर को कब्जे में किया जाए ताकि आने वाले दिनों में किसी तरह का विरोध तालिबान के पंजशीर इलाके, माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान के पंजशीर इलाके में या दूसरे इलाके में ना हो। बिल्कुल, यानी कि तालिबान लगातार अब पंजशीर पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन फिलहाल उसकी ये कोशिश नाकामयाब होती हुई दिख रही है, क्योंकि वहां पर नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट है जो कि लगातार उनके लड़ाके तालिबान के लड़ाकों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से जा चुकी है और अफगानिस्तान पर अब पूरी तरह से तालिबान का कब्जा है। खबर है कि अफगानिस्तान में एक हफ्ते में तालिबान सरकार बन सकती है। सूत्र बताते हैं कि तालिबान की नई सरकार को लेकर पाकिस्तान न सिर्फ नजर बनाए हुए है, बल्कि पाकिस्तान संवेदनशील मंत्रालयों में अपनी करीबी लोग चाहता है। अफगानिस्तान के सूत्रों ने न्यूज 18 को बताया कि सरकार बनाने को लेकर कंदहार में पिछले 4 दिनों से बातचीत जारी है और अगले 1 सप्ताह के अंदर तालिबान की नई सरकार अपनी शक्ल ले सकती है। सूत्र बताते हैं कि अफगानिस्तान में नई सरकार में पाकिस्तान अहम किरदार चाहता है, हालांकि वो तालिबान पर ज्यादा भरोसा नहीं करता। सूत्रों का दावा है कि ऐसे में पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट और ISIS-K के साथ संपर्क में बना हुआ है ताकि तालिबान पर दबाव जारी रखा जा सके। इसी बीच तालिबान और नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट के अहमद मसूद के बीच बातचीत जारी है। अफगानिस्तान में नई सरकार को लेकर अहमद मसूद चाहते हैं कि उन्हें शामिल किया जाए, लेकिन ये बातचीत किसी अनजान तक नहीं पहुंच पाई है। सूत्रों ने बताया कि तालिबान अहमद मसूद से बातचीत कर रहा है, लेकिन अमरुल्लाह सालेह से बातचीत के लिए तालिबान दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। काबुल पर कब्जे के बाद हक्कानी नेटवर्क के नेता अनस हक्कानी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में है। दावा किया जा रहा है कि नई सरकार के गठन के लिए जारी बातचीत में अनस हक्कानी भी शामिल है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबानी सरकार के गठन को लेकर क्या है प्लानिंग, दुनिया के देशों के साथ कैसे रिश्ते रखना चाहते हैं तालिबान, जम्मू कश्मीर को लेकर उनकी क्या सोच है, ऐसे तमाम मुद्दों पर अनस हक्कानी ने CNN न्यूज 18 से बात की। देखिए अनस हक्कानी का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अनस हक्कानी, नमस्ते। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि 20 साल बाद फिर से तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज है। बात अब अमन की है, बात अब स्टेबिलिटी की है। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? ये खुदा का एक बड़ा इनाम है जो हमारे ऊपर उसने हमको दे दिया, अता कर दिया। हमने इस इनाम के लिए, हमने इस हदफ के लिए 20 साल जद्दोजहद कोशिश कर दिया। हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, हमारे आज़ादी का दिन है, हमारे सब लोग के लिए, सब लोग इस पर बहुत खुश हैं। इंशाल्लाह और भी अच्छी और इसके लिए अच्छी दिन आएंगे। अमेरिका की तरफ, दुनिया की तरफ आपका नजरिया क्या होगा, क्योंकि आपको दुनिया एक नजर से देखती है? हमारा जो पॉलिसी है, इस तरह हम दूसरों ममालिक के दाखिली मामले में हम मुदाखला नहीं करते। हम दूसरों से एक तमन्ना और ख्वाहिश करते हैं कि हमारे अंदर जो मसाइल है उसको
मंफी नेगेटिव तरीके से मुदाखला न करे। जो सियासी ताल्लुकात है और जो इंसानी हेल्थ है उसमें हम सब दुनिया के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं। हम सारे दुनिया के साथ, सारे ममालिक के साथ अच्छे से ताल्लुकात हम चाहते। जानना चाहता हूं कि भारत के साथ हक्कानी ग्रुप का, आपका और फिर तालिबान का कैसा रुख होगा? नहीं, पहले हक्कानी नेटवर्क के नाम से कोई चीज नहीं है इधर था। सब एक इमारत है और इमारत इस्लामी सारे ममालिक के साथ अच्छे से पॉजिटिव ताल्लुकात के खैरख्वाह है, पॉजिटिव और अच्छे ताल्लुकात चाह रहे हैं। और अगर वो हिंदुस्तान के दूसरे ममालिक के, उससे भी हमारा ख्वाहिश है कि हमारे अंदर जो अपने हमारे दरमियान के मसाइल उसका हम कोई एक आदमी को, एक ममलिकत को की भी इजाजत नहीं दे सकते कि वो मुदाखला करे, उसको तकलीफ करे और नेगेटिव तरीके से कोशिश करे। और हमारे ख्वाहिश इंडियन गवर्नमेंट से भी यही है। उसने जो 20 साल हमारे जो मुखालिफ गवर्नमेंट था, हमारे जो मुकाबले में खड़ा था, उसके साथ उसने सही और सिक्योरिटी और मिलिट्री साइड में बहुत उसके साथ हेल्प कर दिया, उसने चीज के मुस्तबर कर दिया। इसके बाद हम पुराने बात को हम याद नहीं करेंगे, लेकिन हमारे इरादा है कि हम सारे और सब ममालिक हिंदुस्तान शमूल सबके साथ अच्छे ताल्लुकात कर पाए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हक्कानी नेटवर्क को और आपको पाकिस्तान का बहुत करीबी माना जाता है। पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में खलल कर रहा है, कश्मीर ही उसके लिए एक मुद्दा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप के लिए क्या कश्मीर मुद्दा है? क्या आप जम्मू कश्मीर में दखल करेंगे, पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर की मदद करेंगे? कश्मीर हमारे अफगानिस्तान का जुज़ नहीं है, हमारे पॉलिसी वाज़ेह है। जब कोई चीज हमारे ममलिकत से बाहर है, हमारे ये पॉलिसी, हम दूसरे ममालिक मामलों में हम मुदाखला नहीं कर सकते। तो आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आप दखल अंदाजी नहीं करेंगे, लश्कर, जैश ऐसे आउटफिट्स को आप पनाह नहीं देंगे, ट्रेनिंग नहीं देंगे, जगह नहीं देंगे? नहीं, ये बात हमने बार बार हमारे जो स्पीकर है इमारत इस्लामी, हमने बार बार इसको रद्द कर दिया। ये एक प्रोपागेंडा है। बहुत बड़ी बात कही है आपने, इस पर अमल होगा ये हमारा यकीन है। एक और बात है कि भारत का अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, कम से कम 500 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें से कई सारे पेंडिंग हैं, कुछ पूरे हो चुके हैं। अगर भारत वहां आकर इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना चाहता है तो क्या आप इसके लिए भारत की मदद करेंगे, इसकी इजाज़त देंगे, ये होने देंगे? ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह तो मालूमाती हो जाए। जो आज कल कौन सी पॉलिसी है हम उसके जानते समझते। जो काम मिल्लत और लोगों के लिए खैर के बिना पर किसी ममलिकत में भी किया है, हम उसको खैर मुकदम कहते हैं। उसके लिए हम इंशाल्लाह और भी हेल्प, अपने हेल्प हर ममलिकत के साथ, अगर वो भारत हो दूसरे हो साथ भी हम इंशाल्लाह इस चीजों में हम अपने हेल्प करेंगे। और जो चीज मिलिट्री या अमन, हमारे अमन को खराब नहीं कर सकते, और दूसरा अमन के तकवीत के लिए, उसमें हमारे लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं, हम उसके लिए उसकी खैर पाएं। बहुत सारे भारतीय नागरिक हैं जो अफगानिस्तान में अब भी फंसे हुए हैं, बहुत सारे अफगानी मूल के सिख हैं, हिंदू हैं जो वहाँ हैं, जो भारत आना चाहते हैं। क्या वो सब महफूज हैं? उनकी सलामती के लिए आप कुछ करेंगे? उनको क्या कहना चाहेंगे? आजकल एक अगर वो हमारे अंदर जो सिख है, दूसरा लोग है, कोई इस तरह लोगों की कोई तशवीश भी नहीं, इंशाल्लाह तशवीश की बात नहीं। असल जो प्रोपेगेंडा 20 साल हुआ है, इसके लिए लोगों में थोड़ा सा खौफ और डर है, लेकिन हकीकत में इस तरह नहीं है। ये हमारे जो इधर है हमारे मिल्लत का और हमारे अफगानिस्तान के एक जुज़ है, वो दूसरे कौमों की तरह एक कौम है इधर। हमने माजी में भी इसको साबित कर दिया, और उसके साथ हमारे कोई मुश्किल नहीं है। दूसरे कौमों के साथ जो हमारे तामुल है इंशाल्लाह उसके साथ तो इस तरह होता है।
पर अनस हक्कानी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, 2020 में काबुल में एक गुरुद्वारे में बहुत बड़ा अटैक हुआ था, कम से कम 27 लोग वहाँ मारे गए थे, और इसका दोष जो है अमेरिका ने हक्कानी नेटवर्क पर डाला था। आप क्या कहेंगे? इस तरह झूठ बहुत दावे ज्यादा है लोगों ने किया है माजी में। अफसोस नहीं था कि मीडिया सब हमारे जो मुखालिफ लोग थे, हमारे दुश्मन थे, उसके हाथ में था। हमारे लिए इस तरह अच्छे से चांस नहीं था कि हम उसको तरजीह करें, उसको वजाहत करें। ये एक दावा है, एक प्रोपेगेंडा है, हकीकत में इस तरह कोई चीज नहीं। तो आप कह रहे हैं ये एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है, आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन आपको तो मौत की सज़ा दी गई थी 2016 में, फिर आपको प्रिजनर्स एक्सचेंज में छोड़ दिया गया। आपकी क्या भूमिका होगी तालिबान में? अभी इस दिनों में, आने वाले दिनों में मालूमात मुझे नहीं है। हम वो दूसरे लोगों की तरह नहीं तो आप दुनिया में देख सकते हैं जो कुदरत का, जो कुर्सी का शौक उसके साथ है। हमारा काम अकीदे के, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो बड़ा हदफ था वो हमारे अपने ममलिकत को आज़ादी का, हमारे इस्लामी निज़ाम का क़याम था। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो दूसरे अजनबी लोग अमरीकी होते उसका इखराज था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो हदफ हमारे हाथ में आ गया। दूसरे जो कुर्सी या मनसब या वजीफों की बात है, हम उससे कोई परवाह भी नहीं। अगर बड़े के साथ कोई इरादा है और हम उसका कोई रद्द नहीं करते, उसका इताअत हम करें। हम अपने सफर, हम अपने बड़ों के एक खादिम है। भारतीय नागरिकों की सेफ्टी पर आप क्या गारंटी देना चाहेंगे? ये हमने अपने 1-2 हफ्ते साबिका 2 हफ्ते जो थे, हम जब काबुल आए, इसमें हमने बहुत अच्छे सा जो प्रोजेक्ट से काम था हमने साबित कर लिया। हमारे जो बड़े दुश्मन थे, हमारे जो मुखालिफ लोग थे, जो मुखालिफ गवर्नमेंट ने उसने काम कर लिया। अगर मारने का बात था या उसकी कोई मुश्किल की बात था या उसकी जेल की बात था, सबसे पहले उसके लिए लाजिम था। लेकिन हमने जो हक़ का ऐलान कर दिया, हमने जो तहम्मुल से काम कर लिया। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हर काम इस्लामी उसूलों के मुताबिक करना चाहते हैं। दूसरे जो लोग हैं, अगर वो हर ममलिकत से या हर कौम से ताल्लुक रखता है, उसके लिए कोई तशवीश की बात नहीं है। ये जो प्रोपेगेंडा तब्लीगात हुआ है 20 साल में, लोगों के साथ इस वजह से तशवीश है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं। इंशाल्लाह उसके लिए अपने इस्लामी उसूल के मुताबिक सबको लिए इंशाल्लाह हम इत्मीनान देते हैं। अनस हक्कानी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने देखा भी और सुना भी, और अब आपको बताते हैं कि अनस हक्कानी कौन है। अनस हक्कानी हक्कानी नेटवर्क का मुखिया है। अनस हक्कानी पाकिस्तानी नागरिक भी है। हक्कानी नेटवर्क का ISI और तालिबान से गठजोड़ है। अनस हक्कानी के पिता जलालुद्दीन ने हक्कानी नेटवर्क बनाया। अब उसका भाई सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क चलाता है। कई आतंकी हमलों में हक्कानी नेटवर्क का हाथ है। ISI हक्कानी नेटवर्क को हथियार मुहैया करवाती है। हक्कानी नेटवर्क के जरिए अफगानिस्तान में ISI की सीधी दखल है। अफगानिस्तान अब पूरी तरह तालिबान के हवाले है, जिसके नेता बार बार दोहरा रहे हैं कि वो अमेरिका समेत पूरी दुनिया के साथ शांति चाहते हैं। सबसे पहले तालिबान अभी अपनी छवि सुधारने में लगा हुआ है, यानी वो दुनिया को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि अब वो पुराने तालिबान नहीं रहे, अब वो तालिबान 2.0 है, यानी बेटर वर्जन। तालिबान की पहली प्राथमिकता सरकार बनाने की है, जिसके लिए बातचीत का दौर जारी है। अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान से पूरी तरह से वापसी के बाद तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर तालिबान का जोर दूसरे देशों से अच्छे संबंध बनाने पर है, क्योंकि अब तक उसकी छवि ऐसी रही है कि दुनिया के देश उससे संबंध नहीं चाहते। तालिबान के नेताओं ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि वो अफगानिस्तान में आर्थिक विकास को गति देना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने दुनिया के देशों से अफगानिस्तान के लिए विदेशी निवेश करने की भी अपील की। अफगानिस्तान की सुरक्षा सुनिश्चित करने को उन्होंने अपनी पहली प्राथमिकता में गिनाया। तालिबान ने अफगानिस्तान में सभी लोगों को सुरक्षा का वादा किया है, खासकर अफगानी सिख और हिंदुओं को बिना डरे अफगानिस्तान में रहने को कहा गया है।
अमेरिकी सेना के काबुल हवाई अड्डे से जाते ही कमांडो वाली हेलमेट लगाए और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने फौजियों का एक झुंड घुस गया। उनका हुलिया और हथियार नाटो के कमांडो जैसा ही था, लेकिन बाद में पता चला कि अमेरिका और नाटो के बचे कुचे कमांडो नहीं बल्कि ये तालिबान वाले हैं। तालिबान के नेताओं ने ही ये बताया कि ये उनकी अपनी कमांडो फोर्स है जिसका नाम है बद्री 313 बटालियन। तालिबान की कमांडो फोर्स जिसके कमांडर का नाम तालिबान के नेता भी नहीं बता रहे हैं। बद्री 313 में तालिबान के कितने लड़ाके हैं इसका भी कोई अता पता नहीं है। तालिबान की तरफ से बस इतना ही बताया गया है कि उन्होंने बद्री 313 नाम की कमांडो बटालियन बना दी है जो काबुल हवाई अड्डे से लेकर अफगानिस्तान के सारे बड़े शहरों की सिक्योरिटी संभालेगी। तालिबान के नेताओं ने अपने कमांडो दस्ते का नाम बद्री 313 यूं ही नहीं रखा है। इन कमांडो को इस्लाम के इतिहास से जोड़ते हुए नाम रखा गया है। बद्री 313 जिसका जिक्र कुरान में भी है। पैगंबर मोहम्मद को अरब के कबीलों के साथ बड़ी लड़ाइयां लड़नी थी। अब से 1398 साल पहले बद्र शहर में पैगंबर ने जिस टुकड़ी के साथ जंग लड़ी थी उसमें कुल 313 लड़ाके थे। बद्र की लड़ाई और 313 सिपाही। वहीं से तालिबान ने अपनी बटालियन को बद्री 313 कहना शुरू कर दिया है। बद्री 313 के कमांडो आज से 10 साल तक आत्मघाती हमलावर हुआ करते थे। अब बद्री आर्मी को काबुल की सुरक्षा का जिम्मा सौंप दिया गया है तो इसलिए नाम बद्री 313 कमांडो रख दिया गया है। पाकिस्तान चाहता है कि ड्यूरेंट लाइन को अफगानिस्तान दोनों देशों की आधिकारिक सीमा मान ले। इसके पीछे पाकिस्तान की दलील है कि इस सीमा से बहुत ज्यादा तस्करी होती है और ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए सीमा पर सख्ती जरूरी है। हालांकि बताया जाता है कि पाकिस्तान का असल मकसद ड्यूरेंट लाइन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाना था। इसके लिए पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान इस सीमा पर फेंसिंग लगाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अब तक तारबंदी का काम पूरा नहीं हुआ है और तालिबान के नेताओं ने यह कह दिया है कि वो ड्यूरेंट लाइन के विवाद पर पाकिस्तान के रुख से सहमत नहीं है क्योंकि इस सीमा के दोनों तरफ पश्तून आबादी है। अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के करीब 24 घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने दावा किया कि अफगानिस्तान में अमेरिका का मिशन कामयाब रहा। बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका की लंबे समय तक मौजूदगी से वहां शांति रही। उन्होंने ये भी बताया कि अफगानिस्तान से 1,25,000 लोगों को बाहर निकाला गया है जबकि 100 से 200 अमेरिकी अभी भी अफगानिस्तान में हैं। बाइडेन ने कहा कि काबुल छोड़ने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उनकी है और लड़ाई खत्म करने का यही सही समय था। उन्होंने अशरफ गनी पर अफगानिस्तान छोड़कर भाग जाने के आरोप भी लगाए। We completed one of the biggest airlifts in history with more than 120,000 people evacuated to safety. That number is more than double what most experts thought were possible. No nation has ever done anything like it in all of history. Only the United States had the capacity and the will and the ability to do it, and we did it today. I take responsibility for the decision. Now some say we should have started mass evacuation sooner. And couldn't this have been done in a more orderly manner? For anyone who gets the wrong idea, let me say clearly, to those who wish America harm, to those who engage in terrorism against us or our allies, know this: the United States will never rest. We will not forgive, we will not forget. We'll hunt you down to the ends of the earth and you will pay the ultimate price. अफगानिस्तान के कंदहार में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान के लड़ाकों ने जमकर जश्न मनाया। तालिबान के झंडे लेकर लड़ाके सड़कों पर उतरे और आतिशबाजी कर जमकर जश्न मनाया गया। तो वीडियो आप देख सकते हैं कंदहार में तालिबानी किस तरह जश्न मना रहे हैं और काबुल एयरपोर्ट पर किस तरह अब तालिबानी लड़ाकों की तैनाती कर दी गई है। दोनों तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं वहां पर अब किस तरह का माहौल हो गया है।